यूनिट 19 संसाधन, अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताएं। हर परिवार की ना अपनी एक इकोनॉमी होती है, पर वो सिर्फ पैसों से नहीं चलती। तो आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं छुपे हुए खजानों की, यानी पारिवारिक साधनों की, जो असल में किसी भी घर को खुशहाल और मजबूत बनाते हैं। कभी सोचा है कि कुछ परिवार हर मुश्किल में भी इतने खुश कैसे रह लेते हैं? उनकी सक्सेस का राज क्या है? इसका जवाब ना बस एक शब्द में छुपा है, और वही हमारे आज के इस विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। और वो जवाब है पारिवारिक साधन। देखिए, ये सिर्फ पैसा या घर नहीं है, ये तो वो सब कुछ है जिसका इस्तेमाल एक परिवार बेहतर जिंदगी के लिए करता है। जैसे कि उस परिवार के सदस्यों का हुनर, उनका वक्त, और हाँ, यहाँ तक कि उनकी अच्छी हेल्थ भी। सही मायने में यही है परिवार की असली दौलत। तो अगले कुछ मिनटों में हम इन्हीं साधनों की दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। हम जानेंगे कि आखिर ये हैं क्या, कितनी तरह के होते हैं, ये हमारी जिंदगी के लिए इतनी ज़रूरी क्यों हैं, और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इन्हें स्मार्ट तरीके से मैनेज कैसे किया जाए ताकि हम अपने गोल्स तक पहुंच सकें। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है इन साधनों को पहचानना। क्योंकि देखिए, हर साधन की अपनी कुछ खास बात होती है, और इन्हें समझना ही आगे चलकर स्मार्ट मैनेजमेंट का पहला कदम बनता है। इन सभी साधनों में ना एक चीज बिल्कुल कॉमन है, ये सब लिमिटेड हैं। अब सोचिए, हमारे पास दिन में 24 घंटे ही तो होते हैं, और बैंक में भी एक सर्टेन अमाउंट ही होता है। बस इसी वजह से इनका सही मैनेजमेंट इतना जरूरी हो जाता है। ऑफ कोर्स ये सब बहुत यूजफुल हैं, लेकिन इनकी यूटिलिटी वो वक्त के साथ बदलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे के लिए खिलौना बहुत जरूरी है, पर बड़े होने पर किताबें उसकी जगह ले लेती हैं। इसीलिए कहते हैं कि इन्हें मैनेज करना भी एक आर्ट है। अच्छा, तो अब जब हम इनकी खासियत समझ चुके हैं, तो चलिए इन्हें बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला वो जो हमारे अंदर हैं, और दूसरा वो जो हमारे पास हैं। तो एक तरफ आते हैं मानव साधन, यानी कि परिवार के सदस्यों का ज्ञान, उनका समय, उनकी एनर्जी। समझ लीजिए, ये वो इंजन हैं जो परिवार की गाड़ी को चलाते हैं। और फिर दूसरी तरफ हैं भौतिक साधन, जैसे पैसा, घर, गाड़ी। ये वो फ्यूल हैं जो उस इंजन को चलने में हेल्प करते हैं। सोचकर देखिए, एक के बिना दूसरा बिल्कुल अधूरा है। सिंपल सा एग्जाम्पल है, परिवार के किसी एक मेंबर का खाना पकाने का हुनर, जो कि एक मानव साधन है, परिवार के पैसे यानी भौतिक साधन को बचाता है। ठीक है, तो हमारे पास मानव और भौतिक दोनों तरह के साधन हैं, लेकिन इनकी बात करना इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इनका सही इस्तेमाल ही है जो एक आम जिंदगी और एक खुशहाल जिंदगी के बीच का फर्क पैदा करता है। जरा सोचिए, ये साधन हमारी लाइफ को कैसे बदलते हैं। ये हमारी बेसिक नीड्स पूरी करते हैं, जिससे हमें फ्यूचर के बारे में सोचने की सिक्योरिटी मिलती है। ये हमारा टाइम और मेहनत दोनों बचाते हैं, ताकि हम वो काम कर सकें जो हमें सच में पसंद है। अगर शॉर्ट में कहूं, तो ये हमें सिर्फ जीने का नहीं, बल्कि अच्छी तरह से जीने का मौका देते हैं। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। सवाल ये है कि हमारे पास जो भी साधन है, चाहे वो कम हो या ज्यादा, उनका सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट इस्तेमाल कैसे किया जाए? जवाब बहुत सिंपल है, मैनेजमेंट। लेकिन मैनेजमेंट की जरूरत आखिर है ही क्यों? इसका जवाब देखिए बिल्कुल साफ है। एक तरफ है हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज, जैसे दौलत और समय, और दूसरी तरफ है हमारी अनलिमिटेड ख्वाहिशें। इन दोनों के बीच की जो खाई है ना, उसको भरने वाले पुल का नाम ही मैनेजमेंट है। और ये मैनेजमेंट ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि एक 5 स्टेप का सफर है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपका गोल है, यह है पहला स्टेप, कि परिवार के साथ एक छुट्टी पर जाना है। फिर आप बनाते हैं प्लान, यानी दूसरा स्टेप, कितना बजट लगेगा, कहाँ जाएंगे। इसके बाद आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, ये हुआ तीसरा स्टेप, कि भाई कौन टिकट बुक करेगा, कौन पैकिंग करेगा। फिर आप उस प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी चौथा स्टेप। और आखिर में छुट्टी से वापस आकर आप इवैल्यूएट करते हैं, यह है 5वां स्टेप, कि क्या सब कुछ बजट में हुआ, क्या सबने एंजॉय किया। बस यही प्रोसेस हर गोल पर अप्लाई होता है। तो अपने साधनों को मैनेज करना तो एक हिस्सा हो गया, लेकिन उन्हें फ्यूचर के लिए बचा कर रखना और उनकी देखभाल करना, ये भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। और देखिए, संरक्षण या कंजर्वेशन का मतलब कंजूसी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो समझदारी है। और इसकी शुरुआत ना बहुत छोटे छोटे कदमों से होती है, जैसे अपनी कमाई के अंदर ही खर्च करना, बेवजह की चीजों से बचना, और हाँ, सबसे जरूरी, आज की कमाई का एक छोटा सा हिस्सा कल के लिए बचाना। यही सिंपल आदतें मिलकर एक मजबूत फाइनेंशियल फ्यूचर बनाती हैं।
और आखिर में एक सबसे ज़रूरी बात, ये जिम्मेदारी किसी एक इंसान की नहीं है। एक खुशहाल परिवार तभी बनता है जब हर एक मेंबर इन शेयर्ड रिसोर्सेज की कीमत समझता है और उन्हें संभाल कर इस्तेमाल करता है। आज हम एक कामयाब और खुशहाल पारिवारिक जीवन के उन्हीं सीक्रेट्स को समझने वाले हैं जो कुछ बहुत ही जांचे परखे सिद्धांतों पर टिके हैं। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि कोई भी परिवार अपने पास जो भी सीमित साधन हैं उनका सबसे अच्छा इस्तेमाल करके एक खुशहाल और अच्छी जिंदगी कैसे जी सकता है। यही वो पहेली है जिसे आज हम साथ मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। इस पूरे सफर को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। हम सबसे पहले समझेंगे कि असली चुनौती क्या है, फिर बात करेंगे एक मजबूत नींव और रोज की आदतों की। इसके बाद हम एक खास तरह की मानसिकता को जानेंगे और आखिर में पहुंचेंगे सामंजस्य यानी हार्मनी के रास्ते पर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, वो बुनियादी चुनौती जिसका सामना हर एक परिवार करता है। सारी कहानी की जड़ कह सकते हैं यहीं पर है। देखिए, सच तो ये है कि हर परिवार की कहानी कुछ हद तक एक जैसी ही है। हमारे पास जो है और हम जो चाहते हैं उसके बीच हमेशा एक तरह की खिंचतान चलती रहती है। इसी बैलेंस को साधना ही असल में मैनेजमेंट की कला है। और हाँ, ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है जैसा कि हम अक्सर सोच लेते हैं। असल में हमारे सबसे कीमती संसाधन तो कुछ और ही हैं, जैसे हमारा समय, हमारी मेहनत और एनर्जी, हमारी जानकारी और यहाँ तक कि घर में रखी छोटी छोटी चीजें भी। इन सभी को बहुत ध्यान से संभालने की जरूरत होती है। तो ठीक है, चुनौती तो समझ आ गई। अब बात करते हैं समाधान की तरफ बढ़ने की। आइए देखते हैं कि कामयाबी की ये नींव, ये बुनियाद आखिर रखी कैसे जाती है। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल 3 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जाना कहाँ है, यानी आपके लक्ष्य क्या हैं। फिर वहां तक पहुंचने के लिए एक नक्शा चाहिए, ये है आपकी प्लानिंग। और आखिर में ये तय करना होगा कि रास्ते में सबसे जरूरी क्या है, मतलब आपकी प्राथमिकताएं। और देखिए, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। लक्ष्य जो हैं वो बड़ी तस्वीर हैं, जैसे बच्चों का भविष्य, अच्छी सेहत, लेकिन प्राथमिकताएं आज की सच्चाई हैं, मतलब घर में खाना, तन पर कपड़े और सिर पर छत। एक कामयाब परिवार इन दोनों के बीच सही तालमेल बिठाना जानता है। बड़े बड़े प्लान बनाना तो ठीक है, पर असली जादू तो रोजमर्रा के कामों में होता है। तो चलिए अब उन छोटी छोटी आदतों पर ध्यान देते हैं जो असल में बहुत बड़ा बदलाव लाती हैं। ये स्लाइड तो अपने आप में पूरी कहानी कह रही है ना? एक तरफ एक खुशहाल परिवार है क्योंकि उनकी आमदनी उनके खर्चों से ज्यादा है, और दूसरी तरफ तनाव और परेशानी है क्योंकि वे अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। चॉइस बिल्कुल साफ है। पैसे के अलावा 2 और चीजें हैं जो रोज हमारे हाथ से निकलती हैं, समय और हमारी एनर्जी। समय को बचाने के लिए एक डेली शेड्यूल बनाना बहुत काम आता है, और अपनी एनर्जी बचाने के लिए स्मार्ट तरीके से काम करना जरूरी है, ना कि सिर्फ कड़ी मेहनत। सही उपकरण इसमें बहुत मदद कर सकते हैं। अब आते हैं उन उसूलों पर जो किसी भी परिवार को एक टीम बनाते हैं। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि क्या करना है, बल्कि इस बारे में है कि हम सब मिलकर उसे कैसे करते हैं। ये उसूल उस यूज एंड थ्रो वाली सोच के ठीक उल्टा है। इसका मतलब है अपनी चीजों की देखभाल करना, उन्हें ठीक करना और उनकी उम्र बढ़ाना। इससे सिर्फ पैसे ही नहीं बचते, बल्कि हमारे पास जो भी है उसके लिए एक इज्जत और कद्र की भावना भी पैदा होती है। और यहां आते हैं वो 3 सुनहरे नियम जो हर चीज को एक साथ जोड़ते हैं। पहला, सहयोग, मतलब हर कोई टीम का हिस्सा बनकर काम करे। दूसरा, बचत, मतलब भविष्य के लिए हमेशा कुछ ना कुछ बचा कर रखें। और तीसरा, संतुलन, यानी जरूरतों और साधनों के बीच सही तालमेल बनाए रखें। यही एक खुशहाल घर के असली स्तंभ हैं। तो अब तक हमने इन सारे अलग अलग हिस्सों को देख लिया है। अब जरा एक कदम पीछे हटकर देखते हैं कि ये सब मिलकर एक सुंदर और सामंजस्यपूर्ण तस्वीर कैसे बनाते हैं। जब परिवार के सभी सदस्य मिलकर इन बातों का पालन करते हैं, तब परिवार का जीवन अधिक व्यवस्थित, संतुलित और सुखी बन जाता है। कभी सोचा है कि कोई परिवार अपना पैसा आखिर खर्च कैसे करता है? मतलब क्या वजह होती है कि किसी का बजट एक तरह का होता है और किसी का दूसरे तरह का? आज के विश्लेषण में हम इन्हीं वजहों की तह तक जाएंगे जो हर परिवार के खर्च करने के तरीके को तय करती हैं। तो सवाल यही उठता है ना कि आखिर ऐसा क्यों है कि हर परिवार का खर्च करने का पैटर्न इतना अलग होता है?
कोई ज्यादा खर्च करता है, कोई कम। किसी के लिए बच्चों की पढ़ाई सबसे जरूरी है तो कोई घूमने फिरने पर ज्यादा खर्च करता है। देखिए, इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है, इसके पीछे छिपे हैं कई सारे फैक्टर्स। तो ये फैक्टर्स, ये वजह हैं क्या आखिर? चलिए बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ये वो सारी छोटी बड़ी बातें हैं जो मिलकर तय करती हैं कि हमारा पैसा कहाँ और कितना खर्च होगा। ये कोई हवाई बातें नहीं है। हर खर्चे के पीछे आप देखेंगे एक ठोस वजह होती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि खर्च होता क्या है, फिर बात करेंगे परिवार की नींव की, उसके बाद जीवन शैली और लक्ष्यों पर आएंगे, बाहरी दुनिया का असर देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि इन सबको मैनेज कैसे किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी चीज़ों से, यानी वो फैक्टर्स जो हर परिवार के अंदर ही मौजूद होते हैं और उनके पूरे बजट की नींव रखते हैं। और इसमें सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा फैक्टर है परिवार की आमदनी, यानी इनकम। ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है ना? जिनकी इनकम ज्यादा होती है उनके पास बेहतर और ज्यादा चीजों पर खर्च करने की गुंजाइश होती है। वहीं जिनकी इनकम कम होती है उनका ज्यादातर पैसा घर की जो बुनियादी जरूरतें हैं बस उन्हीं को पूरा करने में लग जाता है। अगला फैक्टर है परिवार का साइज। भाई ये तो बहुत सीधा सा गणित है। घर में जितने ज्यादा लोग, जरूरतें भी उतनी ही ज्यादा खाना लगेगा, ज्यादा कपड़े चाहिए, बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी ज्यादा होगा। तो जाहिर है एक बड़े परिवार का खर्च एक छोटे परिवार से काफी अलग ही होगा। अच्छा, अब तक तो हमने बुनियादी जरूरतों की बात की। अब उन फैक्टर्स की तरफ बढ़ते हैं जो सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि परिवार की पसंद, उनके जीने के अंदाज और भविष्य के सपनों से जुड़े होते हैं। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या फिर जीने का स्तर। मतलब कोई परिवार किस तरह की जिंदगी जीना चाहता है। जो लोग एक हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहते हैं उनका खर्च अच्छे घर, कपड़ों, बच्चों की बेहतर शिक्षा और घूमने फिरने पर ज्यादा होता है। और दूसरी तरफ कई परिवार सादा जीवन जीते हैं तो उनका खर्च भी बुनियादी चीजों तक ही रहता है। और हाँ, ये समझना भी बहुत जरूरी है कि जरूरतों और इच्छाओं में एक बड़ा फर्क है। जरूरतें मतलब वो चीजें जिनके बिना गुजारा मुश्किल है, खाना, कपड़ा, घर। लेकिन इच्छाएं, वो तो हर किसी की अलग होती हैं। किसी को लेटेस्ट गैजेट्स का शौक है तो किसी को दुनिया घूमने का। और ये इच्छाएं ही हैं जो हमारे खर्च का एक बड़ा हिस्सा तय करती हैं। अब ये फैक्टर बड़ा दिलचस्प है, एजुकेशन और अवेयरनेस। पता है, शिक्षा और जागरूकता किसी के भी पैसे खर्च करने का पूरा तरीका ही बदल सकती है। जो लोग थोड़े पढ़े लिखे और जागरूक होते हैं वो अक्सर सोच समझकर खर्च करते हैं। वो फिजूल खर्ची से बचते हैं और सेविंग्स को, मतलब बचत को, ज्यादा अहमियत देते हैं। और यहीं से बात आ जाती है फ्यूचर प्लानिंग पर। सोचिए, जिन परिवारों के सामने बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, जैसे अपना घर लेना है या बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दिलानी है, वो अपने आज के खर्चों पर काफी कंट्रोल रखते हैं। उनके लिए बचत करना सिर्फ एक आदत नहीं होती बल्कि अपने सपनों को सच करने का एक जरिया बन जाता है। तो अभी तक हमने उन फैक्टर्स की बात की जो परिवार के अंदर के हैं, पर अब देखते हैं कि बाहरी दुनिया, मतलब हमारा समाज, हमारा माहौल, ये सब हमारे खर्च पर कैसे असर डालते हैं। देखिए, हम सब एक समाज का हिस्सा हैं और समाज में कुछ रीति रिवाज और परंपराएं होती हैं। अब जैसे शादियां हैं, त्योहार हैं या कोई और फंक्शन, इन पर होने वाला खर्च हमारी मर्जी से ज्यादा समाज के दबाव में होता है। और ये ऐसे खर्चे हैं जिनसे बचना सच कहें तो लगभग नामुमकिन होता है। आप रहते कहाँ हैं, इससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। शहर में रहना महंगा है, घर का किराया, बच्चों के स्कूल की फीस, यहाँ तक के आने जाने का खर्चा भी गांव के मुकाबले कहीं ज्यादा होता है। मतलब साफ है, अगर दो परिवार बराबर भी कमाते हों तो सिर्फ शहर और गांव में रहने की वजह से उनके खर्च में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। फिर आता है एक और बहुत ही सीधा सा फैक्टर, चीजों की कीमतें, यानी महंगाई। जब बाजार में सामान महंगा होता है तो परिवार का खर्च भी अपने आप बढ़ जाता है। पेट्रोल हो, सब्जी हो या दूध, इनके दाम बढ़ते ही सीधा हमारी जेब पर असर पड़ता है। और हाँ, आखिर में बात करते हैं फैशन और हमारी अपनी आदतों की। नए नए फैशन को फॉलो करने का शौक हो या फिर कोई खास हॉबी, ये सारी चीजें भी हमारे खर्च को बढ़ाती हैं। और ये ऐसे खर्चे हैं जो पूरी तरह से हमारी अपनी पसंद नापसंद पर टिके होते हैं। तो ये थे वो 10 अलग अलग फैक्टर्स। अब सवाल ये है कि इस सब को जानकर करना क्या है, इसका फायदा क्या है? तो चलिए एक बार फटाफट इन 10 फैक्टर्स को फिर से देख लेते हैं।
इनकम, परिवार का आकार, जीने का तरीका, जरूरतें और इच्छाएं, सामाजिक रीति रिवाज, शिक्षा और जागरूकता, रहने की जगह, चीजों की कीमतें, फैशन और आदतें, और आखिर में भविष्य की योजना। और बस यही इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। सोचा है कि एक परिवार को चलाने में जो एनर्जी लगती है, मतलब फिजिकल और मेंटल दोनों, वो जिंदगी के हर मोड़ पर कैसे बदलती जाती है। आज हम इसी सफर को समझने वाले हैं। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते हैं, है ना? लेकिन इसका जवाब हमें ये समझने में मदद कर सकता है कि हम अपनी एनर्जी का सबसे अच्छा इस्तेमाल सबसे सही तरीके से कहाँ और कब करें। तो ये जो पारिवारिक जीवन चक्र है, ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। आप इसे जिंदगी का एक मैप समझ सकते हैं, एक ऐसा नक्शा जो हमें बताता है कि आगे रास्ते में किस तरह की चुनौतियां या जरूरतें आने वाली हैं और हम उनके लिए तैयार रह सकते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम शुरुआत करेंगे परिवार की स्थापना से, फिर बच्चों के बड़े होने के दौर से गुजरेंगे, किशोरावस्था की चुनौतियों को समझेंगे और आखिर में परिपक्वता और वृद्धावस्था तक जाएंगे और देखेंगे कि एनर्जी का बैलेंस कैसे बदलता है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, परिवार की नींव से। यहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कमाल की बात यह है कि ये दो बिल्कुल अलग अलग तरीकों से चाहिए होती है। अच्छा, अब देखिए, ये दोनों ही स्टेज बिल्कुल शुरुआती हैं, है ना? लेकिन एनर्जी की डिमांड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक तरफ है नवविवाहित जोड़ा, घर बसाने का जोश है, प्लानिंग करने में मेंटल एनर्जी लग रही है, और दूसरी तरफ एक छोटा बच्चा घर में आ गया है और यहाँ पर सारी की सारी एनर्जी फिजिकल हो जाती है। बच्चे की देखभाल, उसे खिलाना, सुलाना और सबसे बड़ी बात नींद की कमी। इससे जो थकावट होती है वो बिल्कुल अलग लेवल की होती है। ठीक है, तो शुरुआती दौर के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, उनकी अपनी एक दुनिया बन रही है और जाहिर है यहाँ पर पेरेंट्स की एनर्जी का फोकस एक बार फिर से शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे इस पैटर्न पे गौर कीजिए। एनर्जी का जो फोकस है वो धीरे धीरे फिजिकल से मेंटल की तरफ जा रहा है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसे गिरने पड़ने से बचाने के लिए आपको फिजिकली एक्टिव रहना पड़ता है, लेकिन जब वही बच्चा स्कूल जाने लगता है तो उसकी पढ़ाई, उसके दोस्त, उसकी परेशानियां, इन सब को समझने के लिए आपको दिमागी तौर पर ज्यादा मजबूत होना पड़ता है। और अब आता है वो दौर जो शायद किसी भी परिवार के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। जी हाँ, किशोरावस्था, जिसे अक्सर सबसे मुश्किल भी माना जाता है। यहाँ पर खेल पूरी तरह से बदल जाता है। अब डिमांड फिजिकल एनर्जी की नहीं, बल्कि बहुत गहरी मेंटल और इमोशनल एनर्जी की होती है। ये एक अलग ही तरह की ताकत है जो पेरेंट्स को चाहिए होती है। तो वो कौन सी दिमागी चुनौतियां हैं? देखिए, बच्चों के बिहेवियर में बदलाव आ रहा है, उन्हें सही गाइडेंस देना ज़रूरी है, उनके भविष्य की चिंता, पढ़ाई, करियर, ये सब मैनेज करना होता है। और सबसे बढ़कर बहुत ज़्यादा धैर्य और समझदारी की ज़रूरत पड़ती है। उनकी सोच बदल रही होती है और उस बदलाव को समझना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। किशोरावस्था की चुनौतियों के बाद अब हम जीवन चक्र के अगले पड़ावों की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ परिवार का स्ट्रक्चर और एनर्जी की ज़रूरतें एक बार फिर करवट लेती हैं। तो यहाँ भी दो अलग अलग स्टेज हैं। एक है परिपक्व अवस्था, जब बच्चे बड़े होकर शायद घर से बाहर चले गए हैं तो फिजिकल काम कम हो जाते हैं, लेकिन अब बच्चों की कमी का जो एहसास है, उस इमोशनल एडजस्टमेंट में एनर्जी लगती है। और फिर आता है वृद्धावस्था का दौर। यहाँ शारीरिक शक्ति काफ़ी कम हो जाती है और पूरा फोकस अपनी सेहत और मन की शांति पर आ जाता है। अब ये जो चार्ट है, ये पूरी कहानी को एक नज़र में दिखा देता है। आप देख सकते हैं कि कुल एनर्जी का खर्च, मतलब फिजिकल और मेंटल मिलाकर, शुरुआती दौर में ज़्यादा होता है। बीच के सालों में जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, ये अपने पीक पर होता है और फिर बाद के सालों में ये धीरे धीरे